ज्वाइन को प्रेफर करते हैं। उसने कहा कि कंसिडर द ज्वाइन ऑफ टू रिलेशन, हमारे दो रिलेशन है, एक आर और एक एस। आर हमारा स्टोर है लोकेशन ए पे 1 पे और एस हमारा लोकेटेड है साइड 2 पे। इस पे जो हमारी क्यूडी है, हमने आर को एस के साथ ज्वाइन करना है ऑन द बेस ऑफ एट्रीब्यूट ए। एक एट्रीब्यूट होगा, उस बेस पे हमने आर को क्या करना है, एस के साथ ज्वाइन करना है। उसने कहा कि इसके दो अल्टरनेट है, ठीक है। हम ये कर सकते हैं कि हम इसको प्रॉपर्ली फुल ज्वाइन कर दें कि आर को एस से ज्वाइन करें किस बेस पे, ए पे। ए हमारा वो एट्रीब्यूट होगा जिस बेस पे हम उसको क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जिस कंडीशन के ऊपर। फिर उसने कहा कि एक हमारा क्या है, क्या इसकी इक्विवेलेंट हम क्या करें, सेमी ज्वाइन। सेमी ज्वाइन के लिए उसने कहा कि हम क्या कर सकते हैं कि आर को सेमी ज्वाइन करो किसके साथ, एस को, इस बेस पे ए के साथ, और फिर इसको ज्वाइन क्या कर दो, एस के साथ। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम एस को सेमी ज्वाइन करें आर के साथ और फिर उसको ज्वाइन कर दे आर से, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि पहले आर को एस से सेमी ज्वाइन और फिर एस से कंप्लीट ज्वाइन, या पहले एस को आर से सेमी ज्वाइन और फिर आर के साथ उसको कंप्लीट ज्वाइन। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आर को एस से सेमी ज्वाइन, एस को आर से सेमी ज्वाइन और फिर उन दो जो टेबल्स आएंगे उनको क्या कर दे, ज्वाइन कर दे। तो ये उसने 3 इक्वालिटीज बताई कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। इनका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसमें हमने ज्वाइंस की जगह क्या इस्तेमाल किए हैं, सेमी ज्वाइंस यूज किए। फिर उसने कहा है कि आपका सेमी ज्वाइन एल्गोरिथम है। उसने कहा है कि जी सेमी ज्वाइन एल्गोरिथम में क्या होता है कि परफॉर्म द ज्वाइंस। परफॉर्म द ज्वाइंस का मतलब है कि सेंड आर टू साइड 2। आर और एस है ना, तो आर को आर साइड 1 पे था, एस कहाँ है, साइड 2 पे। तो हम आर को किस पे सेंड कर देंगे, साइड 2 पे। साइड 2 पे सेंड करने का क्या मतलब है कि वो क्या वहां पे करेगा, आर को एस से क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ ए। ये कब था, जब हम क्या करें, ज्वाइंस। ज्वाइंस करना है ना, एक आर है एक एस है, आर साइड 1 पे है, एस साइड 2 पे। आर कहाँ जा रहा है, साइड 2 पे। साइड 2 पे क्या पड़ा हुआ है, एस, और करना क्या है, ज्वाइन। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, आर ज्वाइन एस ऑन द बेसिस ऑफ ए। ए क्या है, हमारा एक एट्रीब्यूट है। फिर उसने कहा कि अगर हम सेमी ज्वाइन को कंसीडर करें तो हमने जो पहली सिचुएशन लगाई थी कि आर को हम सेमी ज्वाइन कर रहे हैं किस बेस पे, उस एट्रीब्यूट की बेस पे, फिर कर रहे हैं ज्वाइन। तो उसने कहा है कि पहले हम क्या करेंगे, एस वाला निकालेंगे, वो एट्रीब्यूट की बेस पे वो हम कॉलम्स निकाल लेंगे। वो जो कॉलम्स आएंगे तो वो अब एस नहीं रहेगा, क्या रहेगा, एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हम उसको कहाँ भेज देंगे, साइट 1 पे। साइट 1 पे भेजेंगे तो इसका मतलब ये तो कैलकुलेट हो गया। अब वो क्या कर रहा है, आर के साथ ज्वाइन, और फिर वो क्या आ जाएगा, R1, और फिर R1 जो है उसको भेज देंगे साइड 2 पे। मतलब ये 3 है ना, तो इसको हम S कॉम्प्लीमेंट, इसको R कॉम्प्लीमेंट और फिर उसको इधर भेज दें। तो S कॉम्प्लीमेंट में वो क्या कर रहा है, इस चीज को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। उसको कहाँ भेज रहा है, साइट 1 पे। साइट 1 पे आके वो इस चीज को कैलकुलेट कर रहा है, और साइट 1 से हम उसको कहाँ भेज रहे हैं, साइट 2 पे। तो वो पूरा कंप्लीटली क्या कर रहा है, हमारा कैलकुलेट कर रहा है। उसने क्या है कि ज्वाइंस के फॉर्म देखें और सेमी ज्वाइन देखें, तो सेमी ज्वाइन तब बेटर होगा जब हमें सारा कैलकुलेट करें इसका साइड, और साइड ऑफ आर से वो क्या होगा, लेस होगा। अदरवाइज अगर वो से ग्रेटर होता है तो हम ज्यादा बेटर किसको करते हैं, ज्वाइंस को करते हैं। उसके बाद आपका जो अगला है वो क्या है, ये तो क्या था, सेमी ज्वाइन एल्गोरिथम। फिर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डायनामिक एल्गोरिथम है, ठीक है। इसमें उसने कहा है कि आपका सबसे पहले क्या करते हैं, मोनो रिलेशन क्यूरीज निकालते हैं। वो आपका सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, जो भी मतलब आपने रोज निकालनी है, अपने कॉलम्स निकालने हैं, उस पे ऐसे होगा। फिर आप अपनी मल्टी रिलेशन क्यूरी को अपने फर्दर क्यूरी में क्या कर देते हैं, डिवाइड, लाइक Q1 है, Q2 है, सोन Qn। उसने क्या किया, अगर QI है तो नेक्स्ट क्या होगा, I+1, मतलब उससे एक फर्दर। अगर पहले Q1 है तो नेक्स्ट वाली क्या होगी, Q2, फिर क्या होगा, Q3 एंड सोन n। आपको पता है वैल्यूज होती है, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। फिर उसने कहा कि QI हम एक चूज करते हैं, इन्वॉल्व द स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट। सबसे जो स्मॉलेस्ट हमें लगता है कि सबसे स्मॉलेस्ट है, हम उसको चूज करते हैं और उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। MRQ है ये मल्टी रिलेशन क्यूरी। MRQ फॉर्म स्टैंड फॉर मल्टी रिलेशन क्यूरी। तो उसने क्या है, जब क्यूरी को हम फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं तो फिर जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट है हम उसको लेकर क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। फिर उसने क्या कि एग्जीक्यूट करने के लिए हम उसकी स्ट्रेटेजी देखते हैं। स्ट्रेटेजी देखने के लिए हमें उसकी प्रोसेसिंग साइट पता चलनी चाहिए और कितने क्या चाहिए, फ्रेगमेंट। हम उसकी प्रोसेसिंग साइट में निकालते हैं और फिर उसके फ्रेगमेंट निकालते हैं उसको मूव करने के लिए। और ये काम हम करते रहते हैं स्टेप, ये 1 2 की जगह क्या है, 3 एंड 4। उसमें क्या है कि हम स्टेप 3 और 4 को क्या करते रहते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। पहले अपनी मोनो रिलेशन क्यूरीज निकालते हैं, मतलब सिलेक्शन प्रोजेक्शन के बेस पे निकाल लेते हैं। फिर हम उनकी डिवाइड कर देते हैं सब क्यूरीज में। सब क्यूरीज के बाद हम उसका स्मॉलर फ्रेगमेंट निकाल के, जिसमें स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं नंबर, उसको करके एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, बेस्ट स्ट्रेटेजी, वो हम देते हैं। उसके बाद उसने क्या है कि स्टैटिक अप्रोच, ये जो था डायनामिक था। स्टैटिक में क्या होता है, उसने क्या है कि कॉस्ट फंक्शन हम निकालते हैं, ठीक है। उसमें कॉस्ट फंक्शन में क्या होता है, लोकल प्रोसेसिंग भी होती है और ट्रांसमिशन भी। कि लोकल जो प्रोसेसिंग कर रहा है वो भी हम इंक्लूड करते हैं, और जब उसने ट्रांसमिट होना है तो उसके लिए उसकी कितनी कॉस्ट होती है वो भी।
इसमें हम सिर्फ ज्वाइंट ज्यादा देखते हैं कि ज्वाइंट्स को करते हैं, एक्सोटिव सर्च होती है, कंपाइलेशन की टाइम हो रहा था ये सब। उसने कहा कि पब्लिश पेपर प्रोवाइड सॉल्यूशन टू हैंडलिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में काफी हेल्प करती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन प्रोटोटाइप डालना, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में इसका ज्यादा नहीं होता, ज्यादा इसमें होती है हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन जो करते हैं उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो किसके थ्रू में मिलते हैं, स्टैटिक अप्रोच के थ्रू। नेक्स्ट उसने क्या कि स्टैटिक अप्रोच परफॉर्मिंग ज्वाइंट्स, हमने अगर स्टैटिक अप्रोच में ज्वाइंट्स परफॉर्म करने तो क्या है, इसके दो आपके हैं, एक है शिप होल और एक है फेच एज नीडेड। नाम से क्या शिप होल के पूरा डाटा अगर आपने ट्रांसफर करना तो क्या होगा, शिप होल यूज करेंगे, और अगर हमने जो जरूरत है उस टाइम करोगे तो वो क्या करेंगे, फेच एज नीडेड। तो आप खुद देखो उसने क्या किया, शिप होल में क्या होता है, ज्यादा डाटा ट्रांसफर होता है क्योंकि पूरा का पूरा डाटा हमने ट्रांसफर, स्मॉलर नंबर ऑफ मैसेजेस इसमें कम होते हैं, बेटर इफ रिलेशन आर स्मॉल, अगर आपके रिलेशन जो आप जिनके थ्रू आप डाटा निकाल रहे हो वो अगर छोटे हैं तो आप क्या कर सकते हो, शिप होल पूरे के पूरे डाटा ट्रांसफर कर दो और फिर उनमें से रिजल्ट निकालो। लेकिन अगर आपका रिलेशन बड़ा है तो आप क्या यूज करते हैं, फेच एज नीडेड। तो उसमें क्या क्या नंबर ऑफ मैसेजेस होते हैं, डाटा ट्रांसफर पर मैसेजेस मिनिमल, आपका जो ये होता है, ये क्या होता है, कम होती है। बेटर इफ रिलेशन आर लार्ज एंड द सिलेक्टिविटी इज गुड, अगर आपने सिलेक्शन ज्यादा अच्छी करनी है और रिलेशन आपके ज्यादा बड़े हैं तो आप क्या यूज करते हैं, फेच एज नीडेड। आप लोगों के पास सबके पास बुक्स ओपन है, मैंने आपको कहा था कि अपनी बुक्स ओपन करके रखिएगा। आपका बुक में से चैप्टर 8 का पेज नंबर 279 आपके दो लिखा हुआ है शिप होल एंड फेच एज नीडेड को डिटेल में लिखा हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा लिखा हुआ है ना कि लार्ज डाटा ट्रांसफर, स्मॉलर मैसेज, रिलेशन आर स्मॉल, लेकिन आपकी बुक में उसको बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। उसने क्या क्या शिप होल में क्या होता है, द एंटायर रिलेशनशिप इनटू द ज्वाइंट्स एंड स्टोर्ड इन टेम्परेरी रिलेशन बिफोर बिंग, पूरा का पूरा जो आपके होता है वो किधर चल जाता है, ज्वाइंट साइड पर टेम्परेरी बेस पे जगह से आ जाता है, स्टोर होता है। If the join algorithm is merge join, अगर हम join algorithm में merge join करते हैं, the relation does not need to be stored, उसको store करने की जरूरत नहीं होती। The join turn can process incoming tuple in the pipeline mode as that, जैसे जैसे वो आता रहता है उसको क्या करते रहते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, merge करते रहते हैं। Fetch as needed में उसने क्या कहा कि external relation is sequentially scan, external relation को क्या करते हैं, sequentially क्या कर लेता है, scan एक sequence में। For each tuple the join value sent to the side of internal relation, क्या आपको पता है ना, एक external होते हैं, एक internal होता है, पहले वो external जाता है, फिर external से बाद किसमें जाता है, internal में। We select the internal matching the value and send the selected tuple to the side, वो क्या करता है, जो वैल्यूज हमारी इंटरनल वाली मैच हो रही है उसको किसको सेंड करता है, साइड को, किस वाली साइड को, एक्सटर्नल, और उसमें फिर क्या करता है, ज्वाइन सेमी ज्वाइन इंप्लीमेंट करता है। तो ये शिप होल है और एक क्या है, फेच एज नीडेड। क्या है कि इसकी ना टोटल आपकी 4 स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं कि आपने कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो 4 स्ट्रेटेजीज में उसने ना साथ साथ निकाल के दिखाया। सबसे पहले स्ट्रेटेजी में कहा है कि क्या है, मूव आउटर ट्यूपल्स रोज टू द साइड ऑफ इनर रिलेशन। वो क्या कहता है कि आउटर रिलेशन की जो ट्यूपल्स को है हम किधर भेजते हैं, इनर रिलेशन की। सबसे पहले इसमें करने के, अगर हमने ये काम करना है कि हमने आउटर रिलेशन ट्यूपल्स को इनर साइड पे भेजना, तो हम पहले क्या करेंगे, आउटर ट्यूपल्स को क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे, उसको इनर साइड पे भेजेंगे और उसको ज्वाइन करते जाएंगे, जैसे जैसे वो मिलती जाएंगे। यही काम करना है ना, हमने मूव करना है, तो पहले हम आउटर रिलेशन ट्यूपल को लेंगे, उसको किसके बाद भेजेंगे, इनर रिलेशन, और इनर रिलेशन के बाद उनको क्या करते जाएंगे, ज्वाइन। अगर हम इसकी कॉस्ट निकालें तो क्या कॉस्ट निकलेगी, पहले तो कॉस्ट आएगी क्वालिफाइंग आउटर को, जो हम ये रिट्रीव करें आउटर ट्यूपल की, इनकी कॉस्ट, प्लस नंबर ऑफ ट्यूपल फेच स्टैटिक कॉस्ट, जो हम ट्यूपल ले रहे हैं उनको, उनकी कॉस्ट जो हमने इनर की तरफ उसको भेजना है उसकी कॉस्ट, प्लस मैसी डॉट कॉस्ट स्टैटिक नंबर ऑफ आउटर ट्यूपल फेच स्टैटिक एवरी डॉट आउटर ट्यूपल साइज स्टैटिक मैसेज ट्यूपल, मतलब उनको हमने रिट्रीव करके सेंड भी करना तो उसकी कॉस्ट। तो ये आपका एक फॉर्मूला जिसके थ्रू हम इस, अगर हम ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपकी निकलेगी। स्ट्रेटेजी 2 में देखो उसने क्या कहा है कि मूव इनर रिलेशन टू द साइड ऑफ आउटर। पहले क्या था, आउटर से इनर, अब ये क्या है कि इनर रिलेशन को कहाँ भेजें, आउटर के पास। कैन नॉट ज्वाइन एज दे अराइव, दे नीड टू बी स्टोर्ड। हम अराइव होते साथ जैसे से वो मिलते हैं वो ज्वाइन नहीं होगा, पहले हम कहीं और स्टोर करेंगे और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इसमें से क्या है जी, सबसे पहले कॉस्ट रिट्रीविंग क्वालिफाइंग आउटर ट्यूपल प्लस नंबर ऑफ आउटर ट्यूपल फेच स्टैटिक कॉस्ट रिट्रीविंग मैचिंग इनर ट्यूपल फ्रॉम टेम्परेरी। देखो उनको मैच करना है ना, वो एक जगह आपकी स्टोर हो गए, उनको हमें ज्वाइन करना है तो हमने सिर्फ उनको ज्वाइन करना है जो हमारे इसके साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। प्लस कॉस्ट रिट्रीविंग क्वालिफाइड इनर कॉस्ट इनर ट्यूपल कॉस्ट स्टोरिंग और क्वालिफाइड इनर ट्यूपल टेम्परेरी स्टोरेज। हमारी देखो रिट्रीव तो हम सिर्फ उनको कर रहे हैं जो हमारी मैच हो रही है, लेकिन हमारी सारी की सारी आके एक जगह स्टोर है तो उसकी भी कॉस्ट निकालेंगे।
और फिर जो हमने क्लास में किया था कि मैसेज डॉट कॉस्ट, उसके जो मैसेजेस की कॉस्ट होगी उसको भी। तो ये हमारी क्या है दूसरी, जब हम क्या करेंगे इनर रिलेशन को किस पे भेजेंगे, आउटर पे, लेकिन हम उसको ज्वाइन नहीं करेंगे जैसे वो मिलती, जैसे जैसे हमें जरूरत होगी हम उसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। थर्ड उसने कहा कि थर्ड अप्रोच जो है वो क्या है, मूव बोथ इनर आउटर रिलेशन टू द अनदर साइड। हम इनर वाली को भी और आउटर को एक और साइड पे भेज देंगे, मतलब एक थर्ड साइड आपकी क्या हो जाएगी, इंक्लूडेड हो जाएगी। तो आपकी ये क्या बन जाएगी, आपकी थर्ड। देखो आपकी बुक में ना 279 स्ट्रेटेजी 1 है, स्ट्रेटेजी 2 है और स्ट्रेटेजी 3 और 4 के नाम से, जहाँ पे 1 2 3 4 है। इसी चीज को है यहाँ पे कोर्स ये वाला लिखा है, वहाँ LT CT लिखा हुआ है, ठीक है। और ऊपर डिफाइन किया हुआ है कि LT को हमने क्या कहा है, लोकल प्रोसेसिंग टाइम, CT को कहा है उसने कम्युनिकेशन टाइम, एक्सेट्रा सारा। अच्छा, फिर उसके बाद उसने थर्ड साइड में कहा कि जब हम इनर और आउटर को क्या कर देंगे, मूव कर देंगे किसकी टाइप, एक और साइड, मतलब आपकी एक थर्ड साइड इंक्लूडेड होगी, ठीक है। अब इसमें उसने कहा कि जी पहले तो क्वालिफाइंग आउटर ट्यूपल्स आएंगी, इनर ट्यूपल्स आएंगी, फिर इनर ट्यूपल्स को एक जगह स्टोर करेंगे उसकी कॉस्ट, ठीक है। फिर उसको फेच करने की कॉस्ट, फिर इनर आउटर ट्यूपल को फेच करने की, इनर ट्यूपल को फेच करने की, फिर उसको सारा इनर ट्यूपल को टेम्परेरी स्टोरेज से करने की फैच, सारी को कॉस्ट हम प्लस करेंगे तो ये हमारी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो हमारी इस स्ट्रेटेजी की कॉस्ट आएगी। फोर्थ आपको उसने कहा है, फोर्थ से क्या क्या है कि फेच इनर ट्यूपल एज नीडेड, कि जब हमें हम सारी की सारी को ना ले जाए, जब हमें जिसकी जरूरत पड़े हम उस वाली को क्या करें, अपने पास मूव करवा लें। रिट्रीव क्वालिफाइड tuples at outer relation site, send request containing join column value for outer tuple to inner। हम क्या भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे अपनी ट्यूपल्स को लेने के लिए। retrieve matching inner tuple at inner relation site, सिर्फ वो वाली ट्यूपल लाएंगे जो हमारे इसके साथ क्या करेंगी, मैच। सेंड अ मैचिंग इनर ट्यूपल, जब वो मैच कर जाएंगे तो हम उसको किस पे सेंड कर देंगे, आउटर पे। और ज्वाइन एज उसको साथ साथ क्या करते जाएंगे, ज्वाइन। तो पहले हम आउटर ट्यूपल को रिट्रीव करना है तो उसकी कॉस्ट, फिर हमने आउटर ट्यूपल को फेच करना है उसकी मैसेज की उसकी कॉस्ट, फिर नंबर ऑफ आउटर ट्यूपल फेच टाइप नंबर ऑफ इनर ट्यूपल फेच, फिर उनका साइज उसकी कॉस्ट, ठीक है। फिर उसमें लास्ट में कोड कहा है कि नंबर ऑफ आउटर ट्यूपल फेच टाइप कॉस्ट मैचिंग, जो हम मैच कर रहे हैं और उसको फेच कर रहे हैं उसी को इनको प्लस करेंगे तो हमारी स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रेटेजीज हैं आपकी। इसमें क्या था, साइट 1 में कि सिर्फ आउटर रिलेशन ट्यूपल को हम कहाँ भेजेंगे, इनर के पास। इसमें क्या था कि इनर को कहाँ भेजेंगे, आउटर के पास। इधर क्या था कि दोनों को हम एक और साइड भेजेंगे। इसमें क्या था, फेच इनर ट्यूपल एज नीडेड, कि जब हमें जरूरत पड़ेगी हम उसको क्या करेंगे। तो ये आपका क्या है, स्टैटिक अप्रोच था जिसमें हम ज्वाइंट्स के कारण। उसके बाद आपका है डायनेमिक वर्सेस स्टैटिक वर्सेस सेमी ज्वाइन। आपको पता है हमने डायनेमिक अप्रोच भी पढ़ी है, स्टैटिक भी पढ़ी है। उसने क्या किया है, उसने क्या किया, जो सेमी ज्वाइन है वो ज्यादा सिलेक्ट ओनली लोकली ऑप्टिमल शेड्यूल, जब लोकली आपकी हो ऑप्टिमल उसको करना हो तब आप क्या इस्तेमाल करते हैं, सेमी ज्वाइन। उसने कहा कि डायनेमिक और स्टैटिक के बहुत एडवांटेजेस हैं लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, किसमें, सेंट्रलाइज में। अक्सर हमारी जो एस्टिमेशन आती है हमारी कंपाइल टाइम पे, हमारी जो रन टाइम पे, उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमने कब करनी होती है, रन टाइम में, ठीक है। पैरामीटर्स बाइंडिंग होती है, हमें नहीं पता होता कि पैरामीटर क्या होता है, हमने उस पैरामीटर की बेस पे करना होता है, तो वो पैरामीटर हमें कब पता लगता है, रन टाइम पे। तो ये हो रहा है। रिलेशन में भी रेप्लिकेटिंग, मेकिंग साइड, कॉपी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट, तो ये हमारी ना बहुत से ड्रॉबैक्स भी है। उसने के जो हाइब्रिड अप्रोच ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें क्या करते हैं हम चूज, आपको पता था हाइब्रिड ऑप्टिमाइजेशन हमारा चूज प्लान होता है। रन टाइम पे हम चूज करते हैं कि हमने कौन सा प्लान चूज करना है, हमने इधर से मूव करना है या उधर से, ठीक है। उसने कहा कि इसमें चूज प्लान यूज होता है, 2 स्टेप अप्रोच सिमिलर, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि कंपाइल टाइम पे वो एक स्टैटिक पहले प्लान जनरेट कर लेता है, वो ऑपरेशन ऑर्डरिंग एंड एक्सेस मेथड ओनली, और स्टार्टअप टैडी और साइट एंड कॉपी सिलेक्शन एलोकेट ऑपरेशन टू साइट। और रन टाइम पे वो क्या करता रहता है, उसकी स्टार्टअप टाइम देखता है, फिर उसकी साइट्स को देखता है, सिलेक्ट करता है और उसके ऑपरेशन को क्या करता है, वहां पे कॉपी कर देता है। तो स्टैटिक प्लान में उसने क्या किया, हमारा स्टैटिक प्लान हमने पहले भी पढ़ा था कि R1 और R2 और R3 को हमने ज्वाइन करना है, लेकिन R1 और 2 को हमने एक रो की बेस पे ज्वाइन करना है। ये जो हम रोज हैं, कौन सी रोल है, ये हमें कब पता लगता है, रन टाइम। तो हमने पहले एक स्टैटिक प्लान बना लिया जी कि वो R1 से चाहे रोज निकालेगा, फिर वो R2 से उसे ज्वाइन करेगा, फिर R3 से। हमने रन टाइम प्लान भी बना लिया जी, ये हमारी जो ये वाला है ये हमारा पड़ा हुआ साइट 1 पे, ये है हमारी साइट 3 पे, ये हमारा साइट 2 पे। पहले ये काम होगा तो ये साइट 1 से सेंड हो जाएगा साइट 3 पे, फिर ये काम होगा तो ये साइट 3 कंप्लीट करके किसको सेंड कर देगा, साइट 2 को। तो ये हमारा क्या है, रन टाइम प्लान, और ये हमारा क्या है, स्टैटिक प्लानिंग, ठीक है। ये है स्टैटिक और ये क्या है, रन टाइम।
उसके बाद उसने कहा कि स्टेप 2 एक प्रॉब्लम डेफिनेशन, उसने कहा कि एक सेट ऑफ साइड S1 S2 डिफरेंट साइड्स है, उन साइड्स का डिफरेंट लोड है, S1 है, S2 है, S3 है एंड सो ऑन। आपकी क्यूरी जो आपने लगाई है Q, उसको भी हमने फ्रेगमेंट कर दिया है Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन। ठीक है, आपकी जो क्यूरीज है उन्होंने अपनी नेबर्स क्यूरी से क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। फॉर ईच क्यूरी ऑफ आई ना फैसिलिटेट एलोकेशन ऑफ साइड SQ, जितनी भी क्यूरीज हैं वो डिफरेंट साइड पे क्या करेंगे, उसको एलोकेट करेंगे। ठीक है, और हर जो है उस पे क्या उसका है रिलेशंस पड़े हुए हैं, उस क्यूरीज की क्या, जिन क्यूरीज ने जिस रिलेशंस पे जाना है उस पे क्या पढ़ेंगे, रिलेशंस पढ़ेंगे। उसने क्या है कि द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ Q to S such that the load unbalance of S is minimized, कि हम S का जो साइज का जो लोड है उसको मिनिमाइज कर लें। तो टोटल कम्युनिकेशन और उनकी जो आपस में कम्युनिकेशन कॉस्ट है वो भी क्या हो, कम। देखो जितना वो नजदीक होगा उतनी ही उसकी कॉस्ट क्या होगी, कम। जितना फ्रेगमेंट दूर होगा उतनी उसकी कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा। तो उसने कहा कि आपकी साइड्स में S1 S2 S3 डिफरेंट उसके लोड होंगे, कि अगर इस साइड पे जाना है तो उसका इतनी कॉस्ट होगी। अगर क्यूरी सबको आपने फ्रेगमेंट किया हुआ है, आपके रिलेशन भी फ्रेगमेंट हुए हैं। अब इसने कहा है कि एक स्टेप एल्गोरिथम है आपका, ठीक है, आपका है पेज नंबर 289 पे। ठीक है, उसने क्या है कि स्टेप एल्गोरिथम, स्टेप क्यूरी एल्गोरिथम SQA। ठीक है, उसने क्या, फॉर ईच क्यूरी इन क्यू कंप्यूट लोड SQ, हर एक क्यूरी जो क्यू में है उसका लोड है SQ, वेयर क्यू नॉट एम्प्टी डू। उसने सबसे पहले क्या कि सबसे पहले सब क्यूरी सिलेक्ट करो जिसका सबसे कम वो हो लोड। सिलेक्ट बेस्ट साइट B फॉर A, और सबसे बेस्ट साइट उसके लिए सिलेक्ट करो। ठीक है, किस लिहाज से देखो, जिसका लोड भी लीस्ट हो और वो बेस्ट हो। रिमूव A फ्रॉम Q एंड कंप्यूट लोड इफ नीडेड। उसने क्या किया, उसकी जब वो हो जाए तो उसको क्या कर दीजिए, वहां से रिमूव कर दीजिए, वो चीज हमारी क्या होती है, एग्जीक्यूट कर दी जाएगी। आपका ये टेबल है, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है जो भी हमने पीछे जो पढ़े हैं, ये पीछे जो बेसिकली लिखे हुए हैं एल्गोरिथम्स लिखे हुए हैं, आपकी बुक में भी एल्गोस लिखे हुए हैं। तो एल्गो को उन्होंने और मजीद सिंपलीफाइड फॉर्म में करके दिया, आपकी बुक में थोड़े डिफिकल्ट लिखे हुए हैं वो। इसकी एग्जांपल की है, ये एक टेबल उसने बनाया हुआ जी, उसने कहा कि ये एक टेबल है, ये साइड्स हैं, ये उसके लोड्स हैं, और ये उसको हमने क्या किया हुआ रिलेशंस हैं, कि R1 को R11 1314, R2 को R22 R24, R31 34, रिलेशन 4 को R41। इसको हमने R1 को साइड 1 पे, ये मतलब एक टेबल गिवन है। उसने कहा है कि लेट Q, एक क्यूरी हमने लगाई है, उसमें Q1 है, Q2 है, Q3 Q4। अपनी क्यूरी को चार अपने क्यूरी में क्या कर दिया, फ्रेगमेंट। हमारे पीछे कितने रिलेशन है, 4। उसने क्या कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि लेट है ना, तो अज्यूम कर लेते हैं कि हम अपनी क्यूरी को डिवाइड किया हुआ है Q1 Q2 Q3 Q4। उसने क्या कि जो Q1 है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, R1 के। Q2 किसके साथ एसोसिएटेड है, R2 के साथ। Q1 है R1 के साथ, Q2 किसके साथ है, R2 के साथ। लेकिन Q2 में किसका रिजल्ट साथ है, Q1 में, क्योंकि आपको पता है एक सीक्वल में Q1 फिर Q2 फिर Q3 फिर Q4। तो उसमें क्या है, Q2 एसोसिएट होता है R2 के साथ, किसके रिजल्ट के साथ, Q1। उसने क्या, इसमें टोटल 4 आइटरेशन होंगी, आइटरेशन 1, आइटरेशन 2, आइटरेशन 3 और आइटरेशन 4। सबसे पहले उसने कहा कि हमने क्या क्या सिलेक्ट कर ली, Q4। Q4 को हमने किस साइड पे एलोकेट, मतलब की एलोकेट S1 पे। S1 का लोड क्या था, 1, तो ये अब क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो एलोकेट जब हमने अपनी Q4 क्यूरी को सिलेक्ट Q4 एलोकेट टू, अपनी जो क्यूरी हमने सिलेक्ट की Q4 का आपको पता है वो किससे रिलेटेड थी, R4। तो जब हम इसको एलोकेट किया S1 पे, तो इसका 1 लोड था, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। फिर उसने क्या है, आइटरेशन 2 में ये हो जाएगा। फिर आइटरेशन 2 में Q4 से हमने उसने क्या ले ली, Q2। ठीक है, Q2 भी ले सकते हैं और Q3 भी, Q2 और Q3 ले ली। ठीक है, Q2 को उसने क्या किया, किस साइड पे लोकेट कर दिया, S2 पे। तो इसका लोड पहले क्या था, 2 था, तो अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। फिर उसने क्या किया, आइटरेशन 3 में क्या करते हैं, Q3 ले लेते हैं। Q3 को उसको किस पे लोकेट करते हैं, S1 पे। अब देखो S1 यहाँ तो 1 था, लेकिन वो क्या हो चुका था, 2, तो 2 से क्या हो जाएगा, 3। और फिर आइटरेशन 4 पे उसने क्या किया, क्योंकि देखो Q4 भी होगा, Q2 भी। अब किस पे लोकेट करना, सेट करना है Q1 को, उसको आप क्या किस पे कर दिया, S3 पे भी कर सकते हो, S4 पे भी, क्योंकि दोनों की वेट क्या है, सेम है, तो इस पे कोई। उससे क्या है कि आइटरेशन 2 में हमारे पास ये थी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, Q2 वाई एलोकेटेड टू S4। ये हम ये जो Q2 था इसको S2 के बजाय कहाँ पे एलोकेट करते थे, S4। तो ये ज्यादा अच्छा प्लान था, इससे हमारा जो था वो ज्यादा अच्छा आना था रिजल्ट। तो ये बेसिकली हम वेट की लोड की बेस पे हम देखते हैं कि हमने किस किस तरह साइड से वो आंसर आ सकता है, और हम किस साइड पे जाएंगे तो हमारा उससे कम आएगा। अच्छा, आपकी ना बुक में इसकी बहुत अच्छी, इसको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है इन आइटरेशंस को। पेज नंबर 289 पे आपका दिया हुआ है। उसने कहा है जी, कंसीडर फॉलोइंग क्यूरी एक्सप्रेस अलजेब्रिक क्यूरी। आपने R1 से रोज निकालनी है, उसको R2 से ज्वाइन करना है, फिर उसको R3 से, और फिर क्या करना है,
4 से। उसने क्या है कि जी Q को हमने डिकम्पोज कर दिया Q1, Q2, Q3, Q4 के साथ। Q1 एसोसिएटेड है R1 के साथ, Q2 R2 के साथ, ठीक है, और Q3 R3 के साथ, और Q4 R4 के साथ, ठीक है, मतलब पिछले रिजल्ट के साथ ज्वाइन होगा। अब उसने क्या किया, इसमें 4 इटरेशन होंगी। फर्स्ट इटरेशन में उसने क्या किया, हम सिलेक्ट करते हैं Q4, पहले हम किसको सिलेक्ट करते हैं, Q4, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, Q4 को हम एलोकेट कर देते हैं S1 पे, यही बात कि Q4 को एलोकेट करेंगे S1 पे। S1 पे एलोकेट करेंगे तो S1 का अपडेट लोड क्या हो जाएगा 2, पहले 1 था तो अब क्या हो जाएगा 2। सिंस हैव दे, उसने कहा कि लेट अस चूज Q2 एंड अज्यूम इट गेट एलोकेटेड टू H2। अब हम इसके बाद सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम इसके बाद क्या किसको अज्यूमिंग है ना, अज्यूम कर रहे हैं कि हम किसको सिलेक्ट कर लेते हैं, Q2। हमने Q2 को सिलेक्ट किया और हमने उसको किसमें कर दिया, S2 पे एलोकेट कर दिया। Q2 को उसने कहा कि हम किस पे कर रहे हैं, Q2 भी कर सकते हैं और Q3 भी। हमने अज्यूम कर लिया कि हम Q2 को ले रहे हैं, Q2 को लेने के बाद हम उसको कहाँ कर रहे हैं, S2 पे। S2 पे भी कर सकते हैं और S4 पे भी कर सकते हैं, क्योंकि S2 और S4 का क्या है, सेम, ठीक है। ये है ना आपका Q2 है, मतलब रिलेशन 2 है, तो ये हम इसको भी कर सकते हैं और हम इसको, हमने ले लिया कि हम इसको कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। इसको करेंगे तो साइड जो S2 है उसको लोड क्या हो जाएगा 3। फिर उसने कहा इटरेशन 3 में हम Q3 ले रहे हैं, मतलब ये ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम एलोकेट किस पे कर रहे हैं, साइड 1 पे, तो उसका लोड क्या हो जाएगा 3, क्योंकि पहले क्या था 2। और सिलेक्शन आइट्रेशन 4 पे हम सिलेक्ट क्या कर रहे हैं, Q1, क्योंकि 4 भी होगी 2 भी होगी, 3 क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। 1 को उसने कहा कि S3 पे भी कर सकते हैं, S4 पे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी लोड ज्यादा है, इनका लोड कम है, इसका तो 3 हो चुका है, इनका 2 है, तो हम बेस ज्यादा अच्छा है कि हम क्या करें, इस पे कर लें। तो हम उसके साथ ऑप्टिमाइज कर देंगे कैसे करना है। तो हम बेसिकली हम क्यूरी को डिकम्पोज करते हैं, रिलेशन हमारे ऑलरेडी हुए होते हैं, डिफरेंट साइड्स पे पड़े होते हैं, तो हमने देखना होता है कि कौन सी क्यूरी को हमने किस पर एग्जीक्यूट करना है। हम देखते हैं जिसका लोड कम हो और हमारी वो क्यूरी क्या हो रही हो, एग्जीक्यूट हो रही है। तो अब बच्चे आप लोगों ने इसको बुक से लाजमी डिटेल में पढ़ना है, बुक में आपका बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया हुआ है सबको ना, इसलिए मैंने आपको बुक से भी बताया कि पेज नंबर आपका कौन सा है। ये सेम वही एल्गोस है, आप नेम मैच किया करो तो आपको चीजें मिल जाएंगी बुक से। हाँ जी गर्ल्स, आपको इशू है इसमें कोई, समझ आए हैं? आपको एल्गोस करने पड़ेंगे, एल्गोस समझोगे तो उसके अगेंस्ट आपको एग्जांपल समझ आएंगी। बेसिकली ये ज्यादा बेस्ट स्ट्रेटजीज निकाल रहे हैं कि बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन आए, आपका कम से कम आपके पे कॉस्ट आए, फ्रेगमेंट भी ज्यादा नजदीक हो, ठीक है। कोई इशू गर्ल्स, समझ आई है? बताएं, आपके सिर्फ 6 मिनट रह गए गर्ल्स, मुझे आंसर करें। सब अवेलेबल हैं मीटिंग में भी या नहीं आप लोग, क्योंकि लग नहीं रहा मुझे आपके आंसर्स नहीं मिल रहे। बेशक एल्गोरिथम वहां से करो, वो एल्गो सेम ही है, सिर्फ वो उसकी थोड़ी वर्डिंग मुश्किल है, स्लाइड में वर्डिंग आसान है, आप वहां से भी कर सकते हो। हाँ जी रिमशन आसिर, हाँ जी बच्चे, फॉर्मूला तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, आप इसकी जब प्रैक्टिस करोगे ना तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे। हाँ बुक में काफी एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है, तो इतना एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस मेन चीजें ढूंढो, उसको रीड आउट करो पूरे को, जो आपको लगे कि ये इससे रिलेटेड है उसको आप करो। पहले भी यही होता था, बहुत ज्यादा जब पूरे को पढ़ोगे तो उसमें से आपको निकलेगा तो कुछ याद रहेगा। अच्छा गाइस, मंडे को फिर आपके इस स्लाइड्स का टेस्ट है और ट्यूसडे को आपकी चैप्टर 7 की। हाँ जी रिमशा, मैंने आज इसलिए आपका लेक्चर लिया ताकि ये कंप्लीट करवाऊं और नेक्स्ट वीक का इकट्ठा लूं। जी मंडे को स्लाइड्स में से ही होगा।